हेलो, नमस्कार जी सभी लोगों को सेशन में क्या हाल चाल है आप लोगों का? बताइए कुछ। क्लाइमेट वाला टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, क्लाइमेट चेंज चैप्टर सबको। हैवी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओशियन यानी कि महासागर। सबसे पहला पॉइंट होगा ओशियन में, ओशियन है क्या? तो मैं सीधा लिखूंगा इसमें, ओशियन क्या है? लार्ज वाटर बॉडी हैविंग स्लाइम वाटर। ये क्या है? लार्ज वाटर बॉडी है जिसमें क्या पाया जाता है? हैविंग स्लाइम वाटर। और क्या खासियत होती है? ये सेपरेट करते हैं इसको कॉन्टिनेंट्स। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये बड़े जलीय भाग है जिनमें खारा पानी पाया जाता है। और क्या करते हैं? और महाद्वीपों को विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? महाद्वीपों को विभाजित करते हैं। अब याद रखना, विश्व के मुख्य महासागर कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है पैसिफिक, फिर आता है अटलांटिक, फिर आता है इंडियन, उसके बाद आता है फिर अंटार्कटिक, और लास्ट में आता है आर्कटिक। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर हो जाएगा, और सबसे छोटा जो महासागर है वो कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर होगा। और याद रखना, जो महासागर है ये डिवाइड हो जाते हैं किसमें? एक होता है सी यानी कि सागर, एक होता है बी यानी कि खाड़ी, एक होता है फिर गल्फ। ये क्या होती है फिर? अगर मैं बात करूं आपसे सागर की, सागर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये महासागर का छोटा रूप होता है, स्मॉल साइज ऑफ ओशियन। ये क्या होता है? तो आपका आंसर होगा महासागर का छोटा रूप होता है। खाड़ी क्या होती है? तो इसकी थ्री साइड पे तो होता है लैंड पोर्शन, और इसकी वन साइड पे क्या होता है? वाटर होता है। गल्फ क्या होता है? नैरो साइज ऑफ वे यानी खाड़ी का सकल, ठीक है? पूरा नोट कर। खाड़ी एक ऐसा जगह भाग होगा जैसे ये है, तो इसके इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, और इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ जलीय भाग है, तब इसको खाड़ी नाम दिया जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। अब बात करते हैं इसी में सैलिनिटी ऑफ ओशियन, महासागरों की लवणता। प्लीज एक्सप्लेन गल्फ। यार जब पढ़ाई करने बैठा करो ना तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठा करो। मैंने साफ लिखा हुआ खाड़ी के बारे में, तीन साइड पे लैंड पोर्शन है, एक साइड पे सी वाटर है। ये खाड़ी के बारे में होगी। गल्फ में यहाँ मोटे मोटे अक्षर में लिख रखा है मैंने, नैरो साइज ऑफ बे, खाड़ी का सकरा रूप। तो क्या आपको सकरा और नैरो का मतलब समझ में नहीं आता? नहीं आता तो छोड़ दो, क्यों इतना दिमाग लगाना? ठीक है भाई, जब मैं साफ डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि ये खाड़ी होगी और किसी का सकरा मतलब इसी को और नैरो कर दोगे तो ये गल्फ हो जाएगा। तो इस लाइन को भी अगर आपको समझ में दिक्कत आ रही है तो आपको बताओ कि मैं कहां तक समझ जाकर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं, मुझे नहीं समझ रहा, ठीक है? महासागरों का पानी खारा क्यों होता है इसी को समझना है। बेसिकली हम बात करें तो इसमें महासागरीय जल में कुछ साल्ट पाई जाती है जिनके कारण इसको सलाइन कहा जाता है। एवरेज सैलिनिटी जो होती है महासागरीय जल की लगभग 33 पार्ट पर थाउजेंड के समथिंग अबाउट होती है ना? यानी कि अगर आप 1 लीटर पानी उठाते हो महासागरीय जल का तो उसमें लगभग 33 ग्राम के समथिंग अबाउट आपको देखने को मिलेगा नमक। ओके, तो मैं लिख देता हूं किसके कारण होती है। कॉज्ड बाय क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ क्लोरीन, ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है? ये किसके कारण होती है? तो आपका आंसर होगा सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड की वजह से होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सब कुछ अगर हम इस महासागरीय जल में देखेंगे तो सबसे मेन फैक्टर कौन है, तो आप इसमें लिखोगे मेनली कॉज्ड बाय केमिकल। ये मुख्य रूप से किसके कारण होती है? मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड के कारण होती है। NaCl जो होता है महासागरीय जल में वो समथिंग अबाउट 77% होता है, इसी को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे मैं बात करूंगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि सैलिनिटी एवरेज कितनी होती है, तो आंसर होगा 33 से लेकर 35 तक होती है पार्ट पर थाउजेंड। अब होती है किसकी वजह से? इसके कॉजेस क्या क्या है, कारण क्या क्या है? तो पहला कारण है, ध्यान से सुनना, जो नदियां हैं रिवर्स डिपोजिट सेडिमेंट्स, है ना? यानी कि नदियों द्वारा निक्षेपित अवसाद, हजारों लाखों साल से जो नदियां हैं वो अपने अवसादों को महासागरों में डिपोजिट करती चली जाती है। तो कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा बनता है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ बोला जाता है ना। तो याद रखना धीरे 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 इसी में जो सॉल्ट है वो डिपोजिट होता जाता है, डिपोजिट होता जाता है, एक टाइम के बाद उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये जो महासागरीय जल का वाष्पीकरण होगा तो जल का तो वाष्पीकरण हो जाता है, सॉल्ट उसी में वैसे का वैसे बना रहता है, तो लाखों साल से डिपोजिशन होता चला आता है। तो इस वजह से क्या है, सैलिनिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट में बात करूंगा तो पहला पॉइंट होगा, कई बार ऐसा होता है कि मिनरल्स रिलीज होते हैं, और इनको कौन रिलीज करता है? जो मिनरल्स होते हैं वो चट्टानों से निकलते हैं, राइट?
मिनरल्स रिलीज्ड बाय रॉक, चट्टानों से निकलने वाली खनिज। तीसरे पॉइंट में कौन जाएगा? फोसिल्स ऑफ ओशन, महासागरों की जीवाश्म। ठीक है, ये वो कारण है जिनकी वजह से जो महासागरीय लवणता है वो आती है। ओके, नोट डाउन कर दीजिए। सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं आज इस एवरीथिंग ओके? ऐसा तो नहीं है कि मैं परेशान हूं, हो सकता है आपको लग रहा हो। नंबर दीपांशु का मेरा तरीका अच्छा नहीं है आपका, कौन सा तरीका? आगे बढ़े, समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं समझ रहा। भाई मैं कोई बात क्लियर बता दूं, जहां कॉन्सेप्ट की बात आती है ना, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में मैं जी लगा देता हूं। मैंने सामने बोर्ड पे लिखा है साहब कि महासागरों का जो जल है वो खराब क्यों होता है। पहली लाइन में लिखा है मैंने, कॉज्ड बाय क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और ब्रोमाइड की वजह से समुद्र का जल खराब होता है। आगे मैंने इसमें बताया है ना, तो आगे मैंने इसमें बताया कि उसमें भी मुख्य रूप से इसके कारण होता है। मैंने लिखा हुआ है NaCl 70% होता है, ग्राफ से एक कारण पूछा जाता है। ठीक है, आगे मैंने इसमें लिखा है कि अब ये सैलिनिटी आती कहां से, तो पहले मैंने बताया कि नदियां हजारों सालों से अपने पानी के साथ कड़क हो जाकर पानी में क्या कर रही है, पानी में कड़क हो जाकर डिपोजिट कर रही है। उसके बाद मैंने बताया कि चट्टानों से कुछ मिनरल्स भी निकलते हैं। उसके बाद तीसरे बताया मैंने कि महासागरों के जीवाश्म होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत नमक जैसे कुछ कण निकलते हैं जिससे उसका पानी खराब होता है। इसमें मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा तरीका चाहिए और क्या उम्मीद कर रहा है। भाई तेरा तेरा तरीका समझ सही नहीं है, समझने का हमें क्यों समझ में आ जाता है अगर तरीका अच्छा नहीं है तो। हाँ, मतलब बाकी स्टूडेंट को समझ आ रहा है। दीपांशु का कमेंट अब समझ आ गया, अब कमेंट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा ये ना थोड़ा सा मुझे पिन करने की कोशिश करेंगे, मैं कुछ चल जाएंगी, फिर उसके बाद मुझे मजा आएगा। अब बैठ के मुस्कुराना होगा। बेटा दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, सामने वाले को पिन करना बहुत आसान होता है। जब खुद की परिस्थिति आती है ना तो मुंह फट के हाथ में आ जाएगा, जी बाहर निकल जाएगा। बात समझ आ रही है? इरिटेट करने की कोशिश मत करो मुझे, आगे समझते चलो सीखो। आज मेरा एक मतलब नहीं है, हरकतें वो करो मुझे खुशी होने ये कहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है, वो नीच हरकतें मत करो कि मैं ये कहने में कहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है, मतलब नहीं। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हेडिंग होगा इससे रिलेटेड फैक्टर्स, फैक्ट फैक्टर्स के सबसे पहला पॉइंट, टेंपरेचर का सैलिनिटी का क्या रिलेशन होता है? टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। हिंदी में लिख देता हूँ, जो तापमान होता है क्या होता है, नाम बोलने के लिए डिफाइन करते हैं, पता है मुझे, सोच लगे कैसे होता है। तापमान लवणता के समानुपाती होता है। समझ लो इसका क्या है? भैया एक बात बताओ, इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया ना कि अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। सही है, अगर टेंपरेचर कम होगा तो जो सैलिनिटी है ये भी कम होगी। कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत से सुना आगे क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन होगा तो पानी देखो, आप सोच कर देखो, आपके पास ना 1 लीटर पानी है और इसमें आपने 200 ग्राम नमक डाला हुआ है। ठीक है, आपने इसको गर्म किया और जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर मानकर चलो पानी लगेगा, अब आपके पास 700 ग्राम, लेकिन नमक कितना है? 200 ग्राम। तो आप कंपेयर करो, आपने इसको गर्म किया था टेंपरेचर बढ़ाया था, 1000 ग्राम पर 200 ग्राम नमक था, अब 700 ग्राम पर 200 ग्राम नमक है, तो रेशियो देखोगे तो नमक या सैलिनिटी घटी या बढ़ी, तो आप आंसर होगा सैलिनिटी इंक्रीज होगी क्योंकि टेंपरेचर इंक्रीज हुआ था। और यही सब हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं? तो याद रखना टेंपरेचर सैलिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेंपरेचर जहां ज्यादा बढ़ेगा इवेपोरेशन ज्यादा होगा और वहां पर सैलिनिटी हमेशा ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट पे आ जाता है, ध्यान से सुनना, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल। अगर मैं स्वच्छ जल की बात करूंगा तो स्वच्छ जल क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये सैलिनिटी को डिक्रीज करता है। अरे बिल्कुल आप ऐसे समझो, डाइल्यूशन इफेक्ट काम करेगा नहीं? आपके पास 1 गिलास शरबत है और इस 1 गिलास शरबत में आपने क्या किया, 1 गिलास पानी और डाल दिया, तो उसकी जो मिठास है वो कम होगी या ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, वही मैंने सामने लिखा है। थर्ड पॉइंट में आपको इसमें लिखना है, रिवर वाटर सैलिनिटी को रिड्यूस करेगा, याद रखना। बस फ्रेश वाटर होना चाहिए, रिवर वाटर क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज सैलिनिटी। नदी का जल लवणता को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं घटाता है। ठीक है जी, इस लिहाज से अगर देखा जाए ग्लोब पर तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना। 0 डिग्री इक्वेटोरियल रीजन में क्या कंडीशन होगी? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होगा? सर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लगातार वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो बताओ लवणता कम होगी या ज्यादा होगी? यहाँ पे लोएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है, यहाँ पे न्यूनतम लवणता प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूं आपसे वहीं कर्क रेखा मकर रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक होगा यहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों जगह पर टेंपरेचर कैसा होता है? ज्यादा। दोनों जगह टेंपरेचर ज्यादा होता है। यहाँ पे इवेपोरेशन कैसा होगा? जब टेंपरेचर ज्यादा होता है तो यहाँ इवेपोरेशन कैसा होगा? वाष्पीकरण कैसा होगा? ज्यादा। और टेंपरेचर ज्यादा होता है कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो लवणता कैसी होगी? यहाँ पे लवणता होती है यहाँ पे ज्यादा। और ये चीज याद रखना, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्लोब पर सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा लवणता कहाँ होती है? तो याद रखना आप एक लाइन में ये वाला फैक्ट आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात करोगे तो यहाँ पाई जाती है मैक्सिमम सैलिनिटी, यहाँ पे अधिकतम लवणता पाई जाती है, मैक्सिमम सैलिनिटी पाई जाती है। ठीक है, करूँ फटाफट से।
लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहा जाता है। सर आज यूट्यूब क्लास है, कल भी क्लास यूट्यूब देखो, कल की क्लास आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्यों? इसमें आगे देखो, सर्वाधिक लवणता किसकी है? सर्वाधिक लवणता की मैं बात करूंगा, इतना हाथों में चल रहा है भाई। सर्वाधिक लवणता की मैं बात करूंगा तो वॉन लेक टर्की, ठीक है, ये पहले नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे आता है फिर डेड सी, तीसरे नंबर पे आता है फिर ग्रेट सॉल्ट लेक, मृत सागर, महान लवणीय झील। ये टर्की में है, ये कहां पड़ता है? जॉर्डन में, और ये है यूएसए। इसकी जो लवणता है वो है लगभग 330, इसकी लवणता है लगभग 238, और इसकी लवणता है लगभग 220, ठीक है। ये हाईएस्ट सलाइन वाटर बॉडी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हमारे भारत में अरब सागर और बंगाल खाड़ी की, तो आप यहीं पे नोट करके लिख सकते हो। जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ सैलिनिटी कम होती है ज्यादा, यहाँ सैलिनिटी लो होती है। यहाँ पे लवणता कैसी है? लवणता है यहाँ पे कम, क्यों? कारण कैसे पीछे? कारण है एक तो यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, साथ ही साथ यहाँ पे लार्ज रिवर है। और अगर आप अरेबियन सी की बात करोगे, अरेबियन सी की कंडीशन है, तो यहाँ पे सैलिनिटी प्राप्त होती है ज्यादा, सैलिनिटी यहाँ की कैसी होती है? ज्यादा होती है। क्यों? इसके पीछे कारण है, एक तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा है, साथ ही साथ यहाँ पे रेनफॉल कम है। तो फिर सिंपल सी बात है कि कोलकाता में नमक का उत्पादन ज्यादा होता है गुजरात में, तो याद रखना यही कारण है, क्योंकि यहाँ सैलिनिटी ज्यादा पाई जाती है, गुजरात में नमक का उत्पादन ज्यादा होता है। एक साइंस से जुड़ा हुआ फैक्ट आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब भी सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो ऐसी स्थिति में जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सैलिनिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब सैलिनिटी और डेंसिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उस पानी में कोई भी वस्तु आसानी से नहीं डूबेगी। डेंसिटी के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसमें किसी आदमी को उतार दिया जाए तो आसानी से डूबेगा नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी किसकी वजह से ज्यादा है? सैलिनिटी की वजह से ज्यादा है। अगर लिखना चाहो तो मैं इस पॉइंट लिख देता हूं कि अगर सैलिनिटी ज्यादा तो ऐसी कंडीशन में वाटर डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। सैलिनिटी ज्यादा, वाटर डेंसिटी ज्यादा, और जब वाटर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मैं लिख देता हूं वस्तु आसानी से डूबती नहीं है। यहाँ कोई समस्या है तो बताओ, जल्दी से कमेंट करो। सैलिनिटी से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो सर तो आप इतना से पूछ सकते हैं। सर डेड सी का सैलिनिटी तो वॉन लेक से कम है तो वहां भी डूबेगी। मैंने आपसे बात की सैलिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो कहीं भी हो, ठीक है, सैलिनिटी ज्यादा होनी चाहिए वो कहीं भी हो, चाहे टर्की की वॉन लेक है, चाहे वो रेड सी है, कोई भी हो, जितनी ज्यादा सैलिनिटी होगी समझ में। इन महासागरों प्रशांत महासागर का वाटर भी नहीं मिलता है ना, कहीं भी तो महासागरों का वाटर मिलने के पीछे कारण होता है कि उनकी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का वाटर होना। राजू, राजू